सेंट्रल जेल में पति को कत्ल करने के जुर्म में सजाए मौत की कैदी औरत ने फांसी से पहले आखिरी इच्छा की कि वो अपने पति के कब्र पर जाना चाहती है और वहां बैठकर उनके लिए फातिहा पढ़ना चाहती है। जज साहब ये बात सुनकर हैरान रह गए। जज साहब उस औरत से पूछने लगे, अपने ही हाथों से अपने पति का कत्ल करने के बाद आखिर ये औरत ऐसी इच्छा क्यों कर रही है। फिर जज ने आखिरी इच्छा सुनी तो उसको परमिशन दे दी, लेकिन जो ही पुलिस वाले उस औरत को कब्रिस्तान उसके पति के कब्र पर लेकर गए तो उनके कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वह औरत तो हल्के गुलाबी रंग का जोड़ा खून के छींटों से भरा हुआ था। दोनों हाथ खून से लथपथ थे जब उस औरत को सेंट्रल जेल में लाया गया था। बाल बिखरे हुए थे, आंखों में न दर्द था न जाने किस जज्बे के तहत आंखें सिर्फ लाल थी। बिल्कुल निडर बनी चुप करके वह लेडीज कांस्टेबल के साथ जेल की कैद में बड़ी मजबूती से कदम आगे बढ़ा रही थी। सभी जेलों की औरतें उसके पैरों में बंधी जंजीरों की घसीटने की आवाज पर अपने जेल के सलाखों के पास खड़ी हुई थी। उस औरत को देखकर हर औरत अपने कानों को हाथ लगा रही थी। दोनों हाथों में जंजीरों की बेड़ियां थी, पैरों में जंजीरों के कड़े थे और एक एक कदम उठाती हुई सामने की तरफ देख रही थी। कितनी ही आवाज थी जो वहां औरतों की गूंज रही थी, हाय हाय नहीं मालूम किसको मार कर आई है, अल्लाह बचाए ऐसी खतरनाक औरत से, तौबा तौबा देखो तो सही, आंखों से खून टपक रहा है। ये सुनकर सकीना ने बड़े गुस्से से उनकी तरफ देखा जहाँ से उस औरत ने ये शब्द कहा था। उसकी आंखें थी या किसी चील की नजर। जिस औरत ने कहा था, जब उसने सकीना को यूं खूंखार नजरों से घूरते हुए देखा तो पीछे हट गई। वहां जेल में खड़ी औरतें सब ये दुआ कर रही थी, कहीं ये औरत हमारे जेल में न आ जाए। देखने में ना तो ज्यादा अच्छी लग रही थी, ना ही भारी भरकम जिस्म की थी, लेकिन उसके चेहरे से टपकती हुई दर्द और डरावनी आंखें देखकर हर औरत उससे घबरा रही थी। उसे एक ऐसी कार कोठरी में ले जाकर बंद कर दिया गया जो बहुत छोटी सी थी और जहाँ दूसरी कोई मुजरिम औरत नहीं थी। पूरी कार कोठरी मिट्टी से भरी हुई थी। जहाँ पर लेडीज कांस्टेबल ने उसे धक्का देकर फेंका था, फिर एक लेडीज कांस्टेबल दूसरे से कहने लगी, इसे कैदी वाली वर्दी लाकर दे दो। इस टाइम ने बड़ी बेदर्दी से अपने पति को मारा है, टुकड़े टुकड़े करके रख दिया है। ये सुनकर वहां मौजूद जितनी भी जेल में औरतें मौजूद थी सब डर से कांपने लगी थी, लेकिन उस औरत की आंखों में जरा भी डर नहीं था। उसे जेल में बंद करके वे लेडीज कांस्टेबल चली गई और सामने बैठे कुर्सी पर जेलर से कहने लगी, अरे ओ धर्मवीर, अपनी कुर्सी उठाकर उस औरत की काल कोठरी के पास जाकर रख और वहीं बैठ कर देख, बड़ी तेज नजर रखनी है इस पर। वह 45 साल का धर्मवीर अपनी कुर्सी उठाकर उस कार कोठरी के सामने कुर्सी रखकर बैठ गया। उसने लड़की को पहली बार बड़ी गौर से देखा था। ज्यादा उम्र की नहीं लग रही थी, यही कोई 30 साल की थी, लेकिन बड़ी खतरनाक थी। वो बड़े गौर से सकीना को देख रहा था। जब सकीना ने उसे थकी थकी नजरों से देखा, उससे कहने लगी, ओ जेलर, आंखें नीचे कर, तेरे बाप की जागीर नहीं जो यूं आंखें फाड़े मुझे घूर रहा है। उस लड़की की आवाज थी या शेरनी की दहाड़। जेलर तक घबरा गया था, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए कहने लगा, ओ लड़की, तमीज से बात कर, जानती नहीं मैं जेलर हूँ। सकीना कहने लगी, तो मैं क्या करूँ, जेलर है तो अपनी ड्यूटी दे, अपनी ड्यूटी पर ध्यान दे, औरतों पर नहीं। इस बात पर जेलर ने अपनी नजरें झुका ली। उस औरत को अपने किए पर जरा सा भी अफसोस नहीं हो रहा था और ना कोई दुख उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। उसने क्या किया है और क्यों किया है। कुछ देर में ही एक लेडीज कांस्टेबल आई, उसके मुंह पर वर्दी फेंक कर चली गई। कहने लगी, सुबह दरवाजा खुलेगा, तुम्हें वॉशरूम ले जाया जाएगा, वहां नहाकर ये वर्दी पहन लेना। लेकिन सकीना ने कोई जवाब नहीं दिया। कांस्टेबल जा चुकी थी। सकीना ने आंखें बंद की। वह टेक लगाए उस कार कोठरी में बैठी थी। अपने घुटनों के जोड़ पर अपना बाजू फैलाए और अपना सर रख लिया। सोने की कोशिश करने लगी, जबकि जो कुछ वो करके आई थी उसकी जगह कोई औरत भी होती तो उसे जरा भी नींद नहीं आती, लेकिन वह गहरी नींद के लपेट में जा चुकी थी। सुबह सवेरे ही उसकी आंख खुली थी जब कांस्टेबल ने उस कार कोठरी के सलाखों पर अपना डंडा मारकर कहने लगा, चल बाहर आ। वह उठकर खड़ी हो गई, कार कोठरी से बाहर निकली। उसे वॉशरूम ले जाया गया। वहीं उसने शावर खोला और ठंडा पानी उस पर गिरने लगा। जबकि दिसंबर का महीना था, सख्त सर्दी थी। उस सख्त सर्दी में वह ठंडा पानी अपने सर पर डाले काफी देर खड़ी रही। ना उसे सर्दी का एहसास था, ना गर्मी का एहसास था। शायद जो काम उसने इस उम्र में कर दिया था, उसके बाद इंसान के अंदर से एहसास नाम की चीज खत्म हो जाती है। उसने आंखें बंद की तो गरम गरम आंसू पानी के साथ ही उसके होंठों से बहकर नीचे गिरने लगे थे, लेकिन जल्दी से आंखों को उसने फिर से खोला था। सर्दी के मारे बदन कांप रहा था, लेकिन अंदर लगी आग को जरा भी ठंडक नहीं मिल रही थी। उसने कपड़े बदल लिए बाहर आ गई।
लेडीज कांस्टेबल उसे दोबारा से जंजीर पहनाकर उसी कार कोठरी में बैठाकर आ गई और जेलर से कहा उस पर जरा खास नजर रखना है। जेलर ने दोबारा सकीना को गौर से देखने की गलती नहीं की थी। अंदर ही अंदर थोड़ा घबरा रहा था। जानता था कि सीधी फांसी की सजा मिलेगी। जो जुर्म वो करके आई है, माफी तो मुमकिन नहीं। जैसे ही जेलर ने अपनी जेब से सिगरेट की डिब्बी निकाली और लाइटर से सिगरेट जलाकर पीने लगा, सकीना उसे देख रही थी। कहने लगी, ओ जेलर, इधर बात तो सुन। जेलर अपने माथे पर बल डाले कहने लगा, जो कहना है यहीं से कह दे। वह हंसने लगी, कहने लगी, क्या हुआ, डर लग रहा है मुझसे क्या? तुझे लगता है कि तू मेरे सलाखों के पास आएगा और मैं तेरा गिरेबान पकड़ लूंगी और सलाखों के बीच में ही तेरा गला घोंटकर तुझे मार डालूंगी? ये कहते हुए वह दांत यूं चबा रही थी जैसे वह कह रही है शायद वह कर गुजरेगी। जेलर कुछ घबराया था। कहने लगा, नहीं नहीं, मैं क्यों डरने लगा? बड़ी बड़ी मुजरिम औरतें मैंने हैंडल की है, तू क्या चीज है? यहाँ जब तू रिमांड रूम में जाएगी ना तो तेरी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। वह कहने लगी, सकीना पर हाथ उठाने वाले का अंजाम शायद तू सुन चुका है। सकीना अपने ऊपर हाथ उठाने की परमिशन किसी को नहीं देती। अब इधर आ, कुछ नहीं कहूंगी तुझे। लेकिन जेलर वहीं बैठा रहा। सकीना कहने लगी, क्या डर रहा है? एक ताकतवर जवान मर्द होकर भी तू मुझसे डर रहा है? जेलर को कुछ शर्म आई थी। कहने लगा, नहीं नहीं, मैं क्यों डरने लगा? वह उसके पास गया। सकीना ने सलाखों के बीच से अपना हाथ निकाला। वह एकदम पीछे हटा था, कुछ घबरा गया था। कहने लगी, ला एक सिगरेट मुझे भी दे, बहुत दिन हो गए हैं सिगरेट पिए। उसकी बात सुनकर धर्मवीर ने उसे हैरानी से देखा। कहने लगा, औरत होकर सिगरेट पीती हो? वह कहने लगी, हाँ पीती हूँ, ला दे सिगरेट। धर्मवीर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट उस कैदी औरत को पकड़ा दी। फिर कहने लगी, माचिस से जला दे इसे। उसने वह सिगरेट जला दी। उसने वह सिगरेट मुंह में सुलगाया और एक गहरा सांस लिया और धुएं का पूरा गोला सामने खड़े जेलर धर्मवीर के मुंह पर फेंका। वह घबराकर 2 कदम पीछे हट गया। कहने लगा कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी औरत नहीं देखी। कहने लगी, सच में नहीं देखा होगा, मुझ जैसी सदियों में पैदा होती हैं। ये कहकर वह नीचे बैठ गई और सिगरेट पीने लगी। जेलर वापस जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। चोरी चोरी नजरों से उसे देखने लगा। देखने में वो ज्यादा ताकतवर नहीं लगती थी, लेकिन शब्द ऐसे थे दूसरे के दिल को धड़का कर रख देते थे। और तो जैसा कुछ भी तो नहीं था उसमें, न बैठने का सलीका, न बात करने का तरीका। शायद सकीना का नाम उन औरतों में से होता था जो मर्दों के बीच में भी हल्ला बोल देती थी, मर्दों का तमाशा बनाकर रख देती थी। बड़ी तेज औरत थी। धर्मवीर ने अपने दोनों कानों को हाथ लगाया था। जिस कार कोठरी में सकीना को बंद किया गया था, वहाँ कोने में एक पानी का मटका मौजूद था। जैसे ही जोहर की अजान हुई, उसने मटके से एक गिलास पानी निकाला और वहीं कोने में बैठकर वजू करने लगी। ये देखकर वहाँ के जेलर धर्मवीर को जोरदार झटका लगा था। ऐसी खतरनाक मुजरिम औरत अपने पति के कत्ल करके अब अल्लाह के सामने सजदे में गिरी हुई है। फिर धर्मवीर ने एक गहरी सांस ली। सोचा, शायद अपने अंजाम से डर रही होगी। पता होगा कि मरना ही है, इसलिए सोच रही है कि शायद भगवान से माफी मांग लूं। उसने वजू किया और कहने लगी, जेलर इधर आ, ये बता पश्चिम किस तरफ है? जेलर ने एक तरफ इशारा कर दिया। उसने वहीं नमाज शुरू कर दी। वहाँ नमाज पढ़ने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। उसने अपना मुंह पश्चिम की तरफ किया, नियत बांध ली। लेकिन जैसे ही नमाज के बाद उसने सजदा किया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। यह धर्मवीर के लिए एक हैरान करने वाली बात थी। इतनी बहादुर नजर आने वाली औरत सजदे में रो रही थी। फिर सोचा, शायद मौत का डर बड़े बड़े दिलेरों को भी भगवान अपने आगे झुकाने पर मजबूर कर देता है, वह रोने पर मजबूर कर देता है। फिलहाल उसके केस की सुनवाई 2 दिन के बाद थी, लेकिन सब जानते थे कि उसे कौन सा फैसला सुनाया जाएगा। जैसे ही उसने दुआ मांगने के बाद दोबारा से दीवार पर टेक लगाया तो धर्मवीर ने पूछा, ए लड़की, क्या अब तुझे मौत से डर लगता है? अगर इतना ही मौत से डर लगता है तो तूने इतना बड़ा जुर्म क्यों करके आई है? वह कहने लगी, मौत से डर नहीं लगता। तुझे क्या लगता है मैं मौत से डर कर रो रही हूँ? मौत का डर तो 7 साल की उम्र में ही मेरी आंखों से खत्म हो चुका था। अब तो बहुत मजबूत और खूंखार हो गई हूँ। पता नहीं क्यों उसके शब्दों में बड़ी मतलब छुपे हुए थे। आंखों में एक गहरी उदासी थी। आंखों के किनारे से उसने आंसू साफ किया। धर्मवीर के अंदर एक शक पैदा होने लगा था। कभी लगता था कि वह सच में बुरी औरत है, सिगरेट पीती है और बुरी बातें बोलती है। कभी लगता है नहीं, कोई गहरा हादसा जरूर उसके जिंदगी में हुआ है, लेकिन जानता था कि उसके पूछने पर भी वो बताएगी नहीं। जहाँ धर्मवीर की कुर्सी थी वहाँ कोई जेल का दूसरी कोठरी नहीं थी। ये जेल का आखिरी हिस्सा था। कुछ देर के बाद खाना बंटने लगा। सारी औरतों की जेल की जाली खोल दी गई थी और निगरानी में उन्हें उस जेल से ले जाया गया था जहाँ औरतों को खाना खिलाया जाता।
लेकिन सकीना के काल कोठरी को खोला नहीं गया था, बल्कि पतली दाल, सूखी ठंडी तंदूर की रोटी जेलर को ही पकड़ा गए थे कि उसे दे दो। उसने जेल के सलाखों से ही दाल का प्याला अंदर दिया और साथ एक सूखी रोटी। सकीना ने रोटी को खाया, फिर पतली दाल में रोटी भिगोकर खाने लगी। कहने लगी, कुछ दिन की मेहमान हूँ, मुझे तुम लोग खाना तो अच्छा खिलाओ। जेलर कहने लगा, बड़ा कारनामा सरंजाम दिया है ना जो तुम्हें मुर्ग मसल्लम खिलाए। फिर कहने लगा, अच्छा ये तो बताओ, अपने पति को क्यों मारा? ये एक ऐसा सवाल था जो कब से जेलर के दिमाग में बलबला रहा था। वह चाहता था कि वह सच जाने आखिर इसकी असली वजह क्या है। सकीना कहने लगी, बस मुझ पर चीख रहा था इसलिए मार दिया। फिर सूखी रोटी दाल के साथ खाने के बाद उसने पानी पिया, फिर भगवान का धन्यवाद किया, फिर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। बड़े गौर से धर्मवीर उसका चेहरा देख रहा था। चेहरे से बड़ी मासूम लग रही थी। कुछ देर के बाद वह गहरी नींद सो चुकी थी। धर्मवीर भी अपनी जेब से सिगरेट निकालकर पीने लगा। 1 घंटे के बाद वह अचानक से हड़बड़ाकर उठी और कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। धर्मवीर उसे हैरानी से देखने लगा। उसके चेहरे से पसीने बह रहे थे, वह भी बिल्कुल सर्द मौसम में। धर्मवीर उठकर खड़ा हुआ, उसके जेल के पास आ गया। कहने लगा, क्या नहीं हो सकता और क्या हुआ है? वह गहरी लंबी लंबी सांस ले रही थी। फिर उसने एक नजर धर्मवीर को देखा, फिर अपना पसीना अपने बाजू से साफ किया। कहने लगी, कुछ नहीं। धर्मवीर कहने लगा, क्या कोई भयानक सपना देख लिया तुमने? कहने लगी, नहीं। जब जिंदगी में सब कुछ भयानक बीता हो तो फिर भयानक सपने आपको तकलीफ नहीं देता, तकलीफ कुछ और देता है। धर्मवीर कहने लगा, आखिर समस्या क्या है तुम्हारे साथ? देख, मुझे बता दे, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। ये सुनकर उसने गहरी नजर से धर्मवीर को देखा। कहने लगी, तू मेरी मदद करेगा? तू पहले अपने लिए तो कुछ कर ले। सकीना दोबारा से वहीं लेट गई और एक टक उस काल कोठरी की छत को देखने लगी। लेकिन रात को जो कुछ हुआ था उसने सेंट्रल जेल की दीवार को हिलाकर रख दिया था। रात को 2 लेडीज कांस्टेबल सकीना की काल कोठरी के पास गई और जेल खोलकर कहने लगी, चलो तुम्हें रिमांड रूम में लेकर जाना है। सकीना झट से आंखें खोली, कहने लगी, जो भी रिमांड करना है यहाँ करो, जो पूछताछ करनी है इधर करो, जेल के अंदर। तुम लोगों के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ जेल में तुम लोग मुजरिम औरतों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हो, उन्हें कमरे में लेकर जाते हो और किस तरह की पूछताछ की जाती है। मुझे इसके बारे में सब जानकारी है। लेकिन वो लेडीज कांस्टेबल कहने लगी, देखो, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं, बड़े अफसर ने बुलाया है और तुम जानती हो उनके बुलावे पर मना करने वाली औरतों के साथ अफसर क्या करते हैं। वह कहने लगी, ना मैं तुम्हारे किसी भी अफसर से डरती हूँ, ना अंजाम से। क्या करेगा? मेरा गला घोट देगा। उससे बोलो यहाँ आए और यहाँ आकर मुझसे पूछताछ की जाए, मुझसे बातें करे। कमरों में जाने वाली डरपोक औरतों में से सकीना नहीं है, जाकर अपने उस ऑफिसर को बता दो। दोनों लेडी कांस्टेबल उसे हैरानी से देख रही थी। उनमें से एक ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। उससे पहले कि वह दूसरा मारती, सकीना ने उसकी कलाई पकड़ी, जोर से पकड़ी, इतनी जोर से कि उसका चेहरा लाल होने लगा था और वह कांस्टेबल बिलबिला उठी थी। कहने लगी, कमीनी, मेरा हाथ छोड़ दे। देखने में ही कमजोर सी लगती है, लेकिन जान बहुत है तुझमें। झटके से सकीना ने उस कांस्टेबल का हाथ छोड़ा, जो कि गिरते गिरते बची थी। कहने लगी कि मेरे साथ अगर पंगा लेगी तो जान से मार डालूंगी तुम्हें। मुझे जान से मारने के लिए हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे हाथों में ही बहुत दम है। और उसके बाद वे दोनों कांस्टेबल वहां से चली गईं। कुछ देर के बाद ऑफिसर बड़े गुस्से से सकीना के काल कोठरी तक आया था और फिर जेल खोलकर अंदर चला गया। उसके हाथ में एक डंडा पकड़ा हुआ था। कहने लगा, बहुत जुबान चलाती हो तुम, अपने आप को क्या समझती हो? पुलिस वाले तेरे गुलाम हैं, तू हमारी बात को रद्द करेगी? ये कहते हुए उसने बाजू पकड़ा सकीना को खड़ा किया। उस ऑफिसर ने सकीना के कमर पर जोर से डंडा मारा। सकीना के होठों से एक आह निकली थी, लेकिन फिर उसने अपनी आह को दबा दिया था। अपने दोनों हाथों से उसने सलाखों को पकड़ा हुआ था और उस ऑफिसर ने उसके कमर पर डंडों की बरसात कर दी थी। वह बड़ी मजबूत औरत थी, ना चिल्लाई, ना बिलबिलाई, ना आंखों से आंसू बहा। इंसान थी या कोई भूत प्रेत थी? वह दर्द में तो थी, लेकिन बड़ी दिलेरी से दर्द को बर्दाश्त भी कर रही थी। उसके बाद पुलिस वाला थक चुका था। उस ऑफिसर की सांस फूलने लगी थी। उसने डंडा एक तरफ जोर से फेंका। लेडी कांस्टेबल से कहने लगा, इसे मेरे कमरे में ले चलो। लेकिन वह फिर चिल्लाई, बोली, ऑफिसर, तूने जो करना है यही कर, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और अगर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं इस जेल की ईंट से ईंट बजा के रख दूंगी। इतना शोर मचाऊंगी कि यहाँ सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये सुनकर उस ऑफिसर ने उसे बड़ी गुस्से से देखा, फिर बाहर चला गया। लेकिन उसके बाद उसके जेल में कोई नहीं आया था। सामने बैठे धर्मवीर का रंग उड़ चुका था।
उसने आज तक किसी ऑफिसर को यूं औरतों पर हाथ चलाते हुए नहीं देखा था। यहाँ लेडीज अफसर ही औरतों से पूछताछ करने आती थी, मर्द नहीं आते थे। हाँ, यह अलग बात है कि जेल में कैदी औरतों को यहाँ के ऑफिसर के पास जाना पड़ता था, देर रात बितानी पड़ती थी, लेकिन सकीना ने ऐसा नहीं किया। शायद इसलिए वह अपने जिस्म को किसी के नापाक इरादों से दागदार नहीं करना चाहती थी। वह सलाखों के नीचे बैठे, उसके आंखों में एक आंसू नहीं था। कुछ देर सलाखों को पकड़े गहरी गहरी सांस लेती रही, अपना बिगड़ा हुआ चेहरा ठीक करती रही। फिर सामने धर्मवीर ये सब कुछ देख रहा था। उस औरत की हालत देखकर धर्मवीर का हैरानी से मुंह खुला का खुला ही रह गया। कहने लगी, जेलर सिगरेट दे दे, मुझे पीनी है। ये सुनकर जेलर बड़ा परेशान हुआ था। उसने सिगरेट जलाकर सकीना को पकड़ा दी। अब वो सिगरेट का दम भरकर बड़े बड़े धुएं ले रही थी और बाहर छोड़ रही थी। फिर सिगरेट को जमीन पर रखकर अपने पैर से मसल दिया। जलते हुए सिगरेट को उसने अपने पांव से बुझा दिया था। फिर वहीं दीवार के साथ टेक लगाकर बैठी और बैठते हुए एक चीख उसके मुंह से निकली थी, लेकिन फिर उसने अपने आते हुए चीख को अंदर दबा गई थी। अगले दिन उसकी पेशी थी। सुबह ही सुबह उसे ले जाया गया था और कमरा अदालत में वो कचहरी में खड़ी थी। जज ने पूछा, क्या तुमने अपने पति अफजल का कत्ल किया है? वह कहने लगी, हाँ किया है, मैंने मार दिया साले को और मुझे कोई इसका अफसोस नहीं। जज ने उसका बेबाक अंदाज देखा तो माथे पर बल डाले, फिर कहने लगा, तुम जानती हो उसकी सजा क्या है? कहने लगी, हाँ पता है, फांसी का तख्त है मेरे लिए। जज ने एक गहरी सांस ली। कहने लगा, कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो। कहने लगी, मुझे अपने पति के कब्र पर जाना है, मुझे उसकी कब्र पर जाकर फातिया पढ़नी है। ये सुनकर जज भी हैरान हुआ था। कहने लगा, अपने पति को तुमने खुद कत्ल किया और बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया, फिर तुम उसकी कब्र पर क्यों जाना चाहती हो? कहने लगी कि फातिया पढ़नी है इसलिए जाऊंगी, और आपने खुद मुझसे मेरी आखिरी इच्छा पूछी है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी आखिरी इच्छा को पूरा किया जाएगा। जज कुछ देर तो सकीना को हैरानी से देखता रहा, फिर उसने परमिशन दे दी। अगले ही दिन सकीना को अफजल के कब्र पर ले जाया गया था, जहाँ फूलों की पत्तियां पड़ी हुई थी। अभी भी सकीना के हाथों में जंजीरों के कड़े थे, पाँव में जंजीरों की बेड़ियां थी। वह चलती हुई अफजल की कब्र पर आई और बड़ी नफरत से उसने अफजल की कब्र की तरफ देखा। फिर वहां बैठ गई, दोनों हाथ फैलाकर कहने लगी, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके मुकाबले में मेरी मौत बहुत कम है। जिसके लिए मैंने तुझे मौत के घाट उतारा, बाकी का हिसाब कयामत वाले दिन पूरा होगा। मैं तुझे बख्शूंगी नहीं अफजल। फिर सकीना ने अफजल के कब्र पर जोर से थूका और खड़ी हो गई। ये देखकर पुलिस वाले हैरान थे कि आखिर उसके पति ने उसके साथ ऐसा भी क्या किया था। फिर उसे वापस जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया गया था। लेकिन ये खबर जेलर तक पहुंच गई थी कि सकीना ने अपने पति के कब्र पर जाकर क्या हरकत की थी। सामने धर्मवीर बैठा था, चलते हुए उसके पास आ गया और उस वक्त जेल की सलाखों के पास ही बैठी थी, वह भी बैठ गया। कहने लगा, मैंने आज तक तुम्हारे जैसी औरत नहीं देखी। सकीना ने उसकी बात सुनकर उसके तरफ देखा और कहने लगा, मुझे बड़ी चाहत है ये जानने की आखिर तुम्हारे पति ने ऐसा क्या किया था तुम्हारे साथ, जो तुमने इतनी बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिया, बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। देखो, जिंदगी सबको प्यारी होती है, दुनिया में इंसान आता ही जीने के लिए है। वह कहने लगी, लेकिन मैं 8 साल की उम्र में ही मर गई थी, अब तो जिंदा लाश हूँ, जिसे कुछ दिन के बाद दफना दिया जाएगा। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहे थे। धर्मवीर को देखने लगी। धर्मवीर कहने लगा, अगर तुम मुझे अपना दोस्त समझो तो मुझे बता दो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। वह कहने लगी, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। हाँ, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैंने अपने पति को मारा ही क्यों था। वह कहने लगी कि मैं 8 साल की थी जब मैं अनाथ हो गई थी। मेरे मामा और मामी मुझे अपने साथ ले गए थे। मेरे माँ बाप का बड़ा सा घर था जिसमें मैं ऐश करती थी। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, लेकिन उन दोनों का एक हादसे में मौत हो गया था। मेरे मामा ने मेरे बाप का घर बेच दिया। मेरे मामा कोई दूर के नहीं थे, मेरे मामा मेरे बाप के चाचा के बेटे थे। सारे पैसे अपने पास रख लिए। मेरी मामी ने मुझे नौकरानी बना ली थी। मैं उस वक्त 8 साल की थी, लेकिन घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब मुझसे ही करवाते थे, और जब मुझसे कुछ काम गलत हो जाता तो मामी मेरे हाथों को गर्म चिमटे से मार मार कर सुझा देती थी। उसने अपनी हथेली धर्मवीर को दिखाई, जिस पर गहरा जख्म था, जिसे देखकर वह कांप कर रह गया था। कहने लगी, ये जख्म कभी उसने भरने ही नहीं दिया। मैं 15 साल की हुई तो मैंने खूब गाली गलौज शुरू कर दी थी। मेरी मामी मुझे मारने के लिए अपना हाथ आगे करती तो मैं उसके हाथ मोड़ कर रख देती। जब उसने ये देखा तो मेरे मामा से मेरी शिकायत की। मामा ने उस वक्त मुझे डंडों से मारा था, लेकिन मैं रोई नहीं। एक बार तो मैंने मामा का डंडा पकड़कर उसी डंडे से उसे मारना शुरू कर दिया था। जब मामा ने देखा कि मैं आपे से बाहर हो गई हूँ,
लड़ने लगी हूँ तो जबरदस्ती बूढ़े जेलर से मेरी शादी करा दी थी। उस जेलर की शादी हो चुकी थी, उसके बच्चे मेरे उम्र के थे, लेकिन वो बहुत ताकतवर बुढ़ा था। यही कोई 45 साल का होगा, लेकिन वो बुढ़ा हट्टा कट्टा था। उसने शादी के रात ही मेरी चुटिया पकड़कर मेरा सर दीवार से दे मारा था। मेरे सर से खून निकलने लगा था। कहने लगा, जो हरकतें तूने अपने मामा मामी के साथ की, अगर यहाँ की तो फिर मैं तुझे देख लूंगा। देख तुझे कैसे लाइन पर लाता हूँ। अगर वो मुझे प्यार से रखता तो शायद मैं उस बूढ़े के साथ भी अपनी जिंदगी बिता लेती, लेकिन प्यार तो मेरी किस्मत से कई साल पहले चला गया था और सब कुछ खत्म हो गया था। वह अपनी पहली पत्नी को कुछ नहीं कहता था। मुझे उस जेलर से नफरत तब हुई जब रात के अंधेरे में वह मुजरिम औरतों को अपने डेरे पर लाता और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए हैवानियत करता, जिसे देखकर मेरा दिल खून के आंसू तड़प उठता था। वह मुझे ये सब इसलिए दिखाता था ताकि मैं कमजोर हो जाऊं। मैं उसका मुकाबला तभी डटकर करती थी। मुझे मारता पीटता था और उन मुजरिम औरतों के साथ वह जेलर गंदी वीडियो बनवाता था और बाजारों में बेचता था। उसका जोर मुझ पर नहीं चलता था। वह चाहता था कि मैं भी उन्हीं की तरह जुल्म सहकर शारीरिक संबंध बनाऊं और उसकी ये वीडियो बनाए। जबरदस्ती मेरे साथ वह नहीं कर पाया था। उस बूढ़े पति के साथ कई जेलर भी शामिल थे जो ये सब कारनामे किया करते थे। मैंने इसी तरह कई साल उसके कैद में बिताए थे। उसकी पत्नी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना ही उसके बच्चे को। वह रात के अंधेरे में ये सब करता था। सिगरेट से उसने मेरे पूरे जिस्म को छलनी कर दिया था। मैं तब भी बर्दाश्त कर रही थी। वह रोज नए जख्म मुझे देता था। मेरे पूरे जिस्म पर जख्म हो चुके थे। मेरी हथेली पर अपने जूते की एड़ी रखकर जोर से दबा देता। मैं चीखती तो कहता, तेरा गला घोंट दूंगा। इंसान नहीं था, जानवर था, और मैं उसके जुल्मों को सहती रहती। 25 साल की हो गई थी, लेकिन उसके जुल्म की कोई हद नहीं थी। मुझे कमरे में बंद कर देता, बाहर से ताला लगा देता, पूरा दिन मुझे भूखा रखता, बस रात को मुझे खाना देता और मैं जानवरों की तरह खाती थी, पेट भरती थी। फिर कुछ साल के बाद प्रेग्नेंट हो गई थी। जब उसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई तो उसने मेरे पेट पर लात मारनी शुरू की, यहाँ तक कि मेरे पेट में बच्चे को भी मार डाला। तब मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आया था। मैंने उस पर तभी हमला कर दिया। उसका गला घोटने लगी, लेकिन मोहल्ले वालों ने आकर बचा लिया। मुझे कमरे में बंद रखता था, कहता था ये पागल है। फिर एक रात उसने कुछ मर्दों को मेरे कमरे में भेजा जो गलत इरादा रखते थे। उस वक्त मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे हाथ में एक लोहे का गुलदस्ता आ गया। मैंने वो पकड़ा और उन मर्दों के सर पर मार मार कर जख्मी कर दिया। वे लोग उल्टे पांव मेरे कमरे से बाहर निकले थे। उस वक्त अफजल की पहली पत्नी अपनी मायके गई थी। अफजल घर में अकेला था, इसलिए मैं कमरे से बाहर निकलकर किचन से तेज धार वाली चाकू ली और अफजल के कमरे में चली गई। पहले तो मैंने वो सारी वीडियो बनाई जो औरतों के साथ दरिंदगी कर रहा था। तभी मैंने उस पर पीछे से हमला किया था और उसकी मौत मौके पर ही हो गई थी। मैं उस पर दूसरा वार करती चली गई, लेकिन वह तो कब का मर चुका था। मैंने उसके कई टुकड़े कर दिए। वहाँ पर कई मुजरिम औरतें गवाह भी थी। उस रात सब भाग गए थे। मैं उस कमरे में बैठी रो रही थी। सुबह पुलिस घर पर आ गई थी। मैंने जिस फोन से वीडियो बनाई थी वो फोन मैंने लैट्रिन के अंदर डालकर फ्लश कर दिया था। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मेरे खिलाफ सारे सबूत थे। मेरे गवाही के लिए कोई नहीं था और शायद मेरा यही अंत है। मैंने बदला तो ले लिया है, लेकिन अंदर की आग अभी वैसी की वैसी है। धर्मवीर उसकी कहानी सुनकर रोने लगा था और उसने कहा कि अगर तुमने मुझे अपना दोस्त कहा है तो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। अगर तुम उन कैदी औरतों के नाम बताओ तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ और तुम्हारा केस दोबारा चालू होगा। सकीना ने उन कैदी औरतों का नाम बताया था। धर्मवीर ने उन कैदी औरतों से पूछताछ की थी। सकीना की बात बिल्कुल सच साबित हुई थी। उन कैदी औरतों की वीडियो भी मिल गई थी, जिसकी बिना पर केस दोबारा से चालू हुआ था। इस केस में लगभग 5-6 साल लगे थे, लेकिन ये केस दोबारा से पलट गया था। सकीना की फांसी रोक दी गई थी। अब इस केस में नए नए चेहरे और उनका खुलासा हो रहा था और उस अंधेरी रात की हैवानियत को बाहर निकाला गया था। इस केस के बिना पर सकीना को कुछ साल की कैद देकर उसे रिहा कर दिया गया था। उसने जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो की भी जांच कर ली गई थी। उस फोन को भी निकाल दिया गया था। अब सकीना पूरे 35 साल की हो चुकी थी और जब वो अपने घर लौटी उसके मामा मामी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उन लोगों के सर पर बम फूटा था। उसने अपने मामा मामी पर प्रॉपर्टी केस भी कर दिया था और सकीना की जीत हुई थी। धर्मवीर ने उसका बहुत साथ दिया था। धर्मवीर ने सकीना से कहा, अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, तुम्हारा जीवन साथी बन सकता हूँ। सकीना एक बहुत बहादुर और निडर लड़की है। सकीना का कहना है कि मैंने अपनी आप बीती इसलिए सुनाई ताकि आप लोगों को इस कहानी से अपने आसपास के घिनौने चेहरे को पहचान सको
और मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या मैं धर्मवीर से शादी कर सकती हूँ या नहीं। वैसे तो मैं अपनी जिंदगी अकेले भी बिता सकती हूँ, मुझे किसी मर्द या किसी दोस्त की जरूरत नहीं है, लेकिन धर्मवीर एक खुददार आदमी है, ईमानदार आदमी है। जेलर तो वह भी है, लेकिन उसके अंदर बहुत इंसानियत है। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।